नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अपेक्स कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। हम पढ़ रहे थे व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। और कल हमने व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें मैंने अनेक प्रकार के व्यंजनों के वर्गीकरण आप लोगों को बताए थे। जिस प्रकार हमने क्या पढ़ा है, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा है, स्वरों के अनेक भाग पढ़े हैं, किस किस आधार पर स्वरों को बांटा गया है, उसी आधार पर हमने व्यंजनों को भी बांटा था, है ना। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण हमने कितने आधारों पर किया है और वो हमारे आधार कौन कौन से हैं, उन सभी को एक बार फिर से हम देखते हैं। आपका ध्यान केवल और केवल यहां पर होना चाहिए। बीच में मैं आपसे जो प्रश्न करता हूं, उन प्रश्नों को या तो मैं लिखा देता हूं और नहीं भी लिखाता हूं तो आपका पेन चलना चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए उस समय, क्योंकि मैं कई प्रश्न ऐसे बोल देता हूं आप लोगों से जो कहीं ना कहीं एग्जाम में वो प्रश्न बन करके कंप्लीट हो जाते हैं। हालांकि प्रयास मेरा ये रहता है कि मैं उन प्रश्नों को आपको यहां लेकर के आऊं, परंतु कभी कभार हम क्या करते हैं कि प्रश्नों का उदाहरण देकर के जो बात करते हैं वो प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको वहां पर विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि व्यंजनों का वर्गीकरण, हमने पढ़ा है व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों को कितने आधारों में बांटा है, अपने 2 आधारों में बांटा है ना। तो बात कर लेते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, देखो मैंने बात की थी कि व्यंजनों के वर्गीकरण को हम कितने भागों में बांट देते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से 2 भाग हो जाते हैं हमारे पास? पहला तो हो जाएगा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर, एक तो हो जाएगा हमारे पास कौन सा, उच्चारण स्थान के आधार पर। और जो दूसरा हमारा जो भाग होगा या दूसरा वर्गीकरण होगा वो कौन सा हो जाएगा, बताओ किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। हमने व्यंजनों को 2 भागों में बांट लिया है, एक तो है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा हो जाएगा हमारा किसके आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। अब प्रयत्नों की बात करें तो हमारे पास प्रयत्न भी कितने प्रकार के हो जाते हैं, बताइए प्यारे विद्यार्थियों। ये आ रहा है कैमरे में, यहां तक दिखेगा? हाँ, प्रयत्न के आधार की अगर हम बात करें तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, इधर का आ रहा है, यहां तक आ रहा है? हाँ, व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करें तो प्रयत्न के आधार पर भी हमारे पास 2 प्रकार के वर्गीकरण में हो जाते हैं हमारे व्यंजनों के। कौन कौन से? पहला तो हो जाएगा हमारा आभ्यंतर प्रयत्न, और जो दूसरा होगा वो होगा बाह्य प्रयत्न। ये हमारे पास 2 हो जाते हैं, एक तो हो जाएगा हमारे पास आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा हो जाएगा बाह्य प्रयत्न। दिमाग में प्रश्न चलना चाहिए कि साहब ये आभ्यंतर प्रयत्न क्या होते हैं और बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न किया जाता है हमारे पास कि निम्न में से आभ्यंतर में आने वाले वर्ण कौन से हैं, निम्न में से बाह्यत्न जो होते हैं, बाह्य प्रयत्न होते हैं, वहां से आने वाले वर्ण कौन से हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं। यहाँ सभी से एक एक जगह से हमारे पास प्रश्न बनते हैं। फिर हम इनकी बात करेंगे कि इनको भी हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न को और बाह्य प्रयत्न को भी हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, है ना। इन सभी की चर्चा हम करने वाले थे। हमने सबसे पहले कहां से स्टार्ट कर दिया था, उच्चारण स्थान के आधार पर। और मैंने आप लोगों को यह भी बात बताई थी कि उच्चारण स्थान ऐसा कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम नहीं होता जहां हिंदी से प्रश्न किए जाते हैं और उच्चारण स्थानों से प्रश्न नहीं पूछा जाता हो। और एक ही प्रश्न नहीं, डेफिनेटली पक्का है कि 2 या 3 प्रश्न उच्चारण स्थान मात्र एक टॉपिक से पूछे जाते हैं। मात्र जो हम यहां पर इसके यहां लिखेंगे वहीं से हमारे 2-3 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमें उच्चारण स्थान को तो जैसे आपको लिखाया जाता है उसी दिन कंप्लीट कर लेना है। और मैंने आपको बताया था अगर किसी से लड़ाई भी हो जाए ना आपकी, तो आपको क्या करना है फिर, है ना। सारी बात बता रखी है। अभी हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे।
और शायद आप लोगों को उसको रिवाइज करने में ज्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग लगभग आपको याद हो गए थे, है ना। और मैं आपसे वर्ण पूछूंगा कि ये वर्ण कहां से बोला जाए, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको उसका जवाब देना होगा, है ना। अब इसकी बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास दो प्रकार हैं, यहाँ पर बाह्य प्रयत्न है, तो बाह्य प्रयत्न भी हमारे पास दो प्रकार के हो जाते हैं। जो बाह्य प्रयत्न है इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो बाह्य प्रयत्न होगा हमारे पास, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर भी हमारे पास स्वर व्यंजन कितने प्रकार के हो जाते हैं। प्राण वायु के आधार पर हमारे पास व्यंजन होते हैं दो प्रकार के। देख, तो होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। क्या हो जाता है, एक अल्प प्राण और एक क्या हो जाता है, महाप्राण। इन दोनों को बांटते हैं तो हो जाता है एक अल्प प्राण, क्या हो जाता है, अल्प प्राण, और दूसरा हो जाएगा हमारा महाप्राण। देखो, प्राण वायु के आधार की बात करें तो कुछ व्यंजन ऐसे हैं, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको अल्प प्राण, यानी कि जिनको बोलते हुए हमें कम वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत से वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें ज्यादा वायु की आवश्यकता होती है। जैसे क को बोलने के लिए हमें कम जोर लगाना पड़ रहा है, क को बोलने के लिए हमें कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसी के बाद ख को बोलते हैं तो हमें ज्यादा प्राणवायु की आवश्यकता पड़ रही है ना। मैं आपसे यही तो प्रश्न करूंगा कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, निम्न में से महाप्राण वर्णों में कौन सा वर्ण गिना जाए, इनकी बात हम करने वाले हैं। अभी मैं केवल आपको यह बताना चाहता हूं कि हम कौन कौन सा वर्गीकरण क्या क्या किस प्रकार से पढ़ेंगे। एक एक चीज आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पानी की तरह, ऐसा मेरा प्रयास है ना। बस ये है कि आपको जो यहां लिखाया जाता है उसको एक बार आप घर पे अच्छे से पढ़ लें। अब जो बच्चे आज ही आए हैं वो बच्चे क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण और इस डायग्राम को ऐसा का ऐसा ही अपनी कॉपी में उतार लेंगे। उतार लीजिए। जिन बच्चों ने आधा उतारा था, मान लो यहां तक उतारा है, वो यहां पर एरो लगा करके और इस प्रकार का जो डायग्राम है इसको कंप्लीट करें। दूसरा नया बना लो, समस्या थोड़ी है, डायग्राम नया बना लो, है ना। तो इसको तो बनाना ही पड़ेगा। और उसके बाद में स्वर तंत्रियों या फिर कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों या फिर कंपन के आधार की बात हम करें तो लिख देंगे स्वर तंत्रियों या फिर कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों या फिर कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों या कंपन के आधार की हम बात करें तो वो आ जाएगा हमारे पास, एक होता है सघोष, एक होता है अघोष। क्या होता है, सघोष, एक हो जाता है अघोष। कैसा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा सघोष, एक हो जाएगा अघोष। इसको स्पष्ट लिख लेना। इसको आधा म भी लिखा जा सकता है और अनुस्वार भी लगाया जा सकता है। देखो, ये स्वर तंत्रियों के आधार पर है, एक तो होता है सघोष, एक होता है अघोष। प्राण वायु के आधार पर हो जाता है अल्प प्राण और हो जाता है महाप्राण। और आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत कौन कौन से हमारे पास व्यंजनों के प्रकार आते हैं, उन सभी को बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आप पहले इस पूरे डायग्राम को अपनी कॉपी में नोट कर लें। क्या हुआ, आप नहीं कर रहे? पेन चलाना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा। हम सोच लेंगे कि फोटो खींच करके रख ले, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे जब हम कंपटीशन में आ ही गए हैं तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। लिखें आप।
स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वर नहीं निकलते क्या अपने? कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलते हुए हमारे जो है मुंह में कंपन उत्पन्न होता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलते हुए हमारे कुछ कंपन नहीं होता है, न गूंज होती है, न नाद होता है। बहुत ही विस्तार से परिभाषा सहित उदाहरण सहित हम इनकी चर्चाएं करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक एक करेंगे। जैसे हमारे पास उच्चारण स्थान के आधार पर आता है व्यंजनों का वर्गीकरण, तो हम उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ेंगे। लिखा आप लोगों ने? हो गया? हाँ, तो हमने अभी पढ़ा व्यंजनों का वर्गीकरण, और व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, कितने इसके भाग हो सकते हैं, किस किस आधारों पर बांटा जाता है, इसकी हमने चर्चा कर ली है। परंतु इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, किस व्यंजन वर्ण को किस आधार के अंतर्गत गिना जाता है, इसकी चर्चा हम अब करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय रहा है, बहुत ही विषय जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका नाम है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर, हाँ, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उसकी बात कर रहे थे अपन कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर पूछ ली जाए संख्या की व्यंजनों का जो है उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो आपका जो जवाब रहने वाला है वो कितना रहने वाला है? 8, है ना। लेकिन उस कंडीशन में जब हमारे पास और दूसरी कंडीशन नहीं रहे, जब हमारे पास 7 भी दे रखा हो, 8 भी दे रखा हो, 9 भी दे रखा हो, 10 भी दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे? 8। परंतु ऑप्शन में 8 है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे इधर? हाँ, बात समझ में आ रही है? चलो देखो, हमें संख्या के बाद में किस प्रकार से हमारे उच्चारण स्थान में आने वाले भले से स्वर हो या फिर व्यंजन हो, उनको किस प्रकार से बोला जाता है, कहां से बोला जाता है, किस स्थान से उसका उच्चारण किया जाता है, इसके बारे में हम अब चर्चाएं करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहला हमारा जो है, हम ध्यान देंगे, सबसे पहला इसका एक जो सूत्र है, जो नियम है, वो हमें ये ध्यान रखना है कि अकुह विसर्ज नियानाम, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। मैंने आपको इसका एक सरल सा नियम बताया था कि अगर आपने इस सूत्र को याद कर लिया, आपने इस लाइन को याद कर लिया, तो फिर इसमें आने वाले उच्चारण स्थान के जो वर्ण हैं, इसके अंतर्गत अर्थात किससे, कंठ से बोले जाने वाले जितने भी वर्ण हैं वो इस लाइन में आ चुके। वो कौन कौन से होंगे, ध्यान दो इधर। देखो हमारे पास बात करते हैं हम सबसे पहले अ की। देखो अ की अगर हम बात करें तो अ के साथ इसका भाई और क्या आ जाएगा? आ भी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अ और अ, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। आप बोल करके देखें, आपके पास भी भगवान ने मशीन दी है, बोल करके देखें कि अ का उच्चारण स्थान कहां से हो रहा है, अ का उच्चारण कहां से हो रहा है? अ कहां से हो रहा है? अ। आ कहां से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। हाँ, अरे कोई ये तो नहीं बोल रहा कि नहीं होठों से होता है, दांतों से होता है, बोल रहा है कि कोई नहीं बोल रहा होगा, है ना। ध्यान दो, तो आ, उसके बाद की बात करें, यहां पर आ रहा है कु। कु का मतलब होता है हमारे पास क वर्ग। वर्गों की मैंने आप लोगों से पहले भी बात कर रखी है। क वर्ग, अब क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं प्यारे बच्चों, बताइए कौन कौन से? क, ख, ग, घ, य, क, ख, ग, घ, य। अब सुनो, ये तो हो गए हमारे पास 5 वर्ण। अभी और है,
इसके बाद की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ह, जो कि एक ऊष्म वर्ण है, और उसके बाद विसर्ग, जो विसर्ग होता है ना हमारा, जो विसर्ग होता है उसका भी उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, कंठ माना जाता है। क्या माना जाता है, किसमें, ह का साउंड आता है तभी तो कंठ से आता है, तभी तो उच्चारण स्थान कंठ है ना। बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे पूछा जाता है आ या फिर क वर्ग में जितने भी 5 वर्ण आते हैं और ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताइए, अरे क्या कहलाएगा, अरे कंठ कहलाएगा, कंठ कहलाएगा। इन सभी का उच्चारण स्थान अगर हम बात करें इन सभी के उच्चारण स्थान की, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, कंठ, और कंठ हो जाएगा उच्चारण स्थान। परंतु इन वर्णों का नाम क्या दिया जाए, तो उन्हें क्या कहेंगे अपन, कंठे व्यंजन कहेंगे। क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों, कंठे व्यंजन कहेंगे। ठीक है, इससे एक सुविधा और हो गई। अब क्या सुविधा हो गई साहब, घर पे घर वाले ज्यादा आपसे नाटक करे, कभी लड़ाई झगड़े वाली बात भी आ गई, डायरेक्ट लड़ लो ना आप, अकुआ विसर्जनीय नाम कंठ, अकुआ विसर्जनीय नाम कंठ। कोई आपका दोस्त लड़ने भिड़ने लग जाए तो बोल दो उससे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। वो सोच लेगा कि भैया आज तो ये बहुत अलग वाली गाली सीख के आया है, हाँ आजा तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। फिर हम बात करते हैं अगली वाली की, है ना। हाँ जी, हाथापाई पे आ गया तो दूसरा है हमारे पास, हाथापाई पे आ जाता है तो ध्यान दो इधर। देखो जो दूसरा वाला है इसमें बात करते हैं अपन ईचू यशा नाम तालु। देखो कंपटीशन में तो लड़ना ही पड़ेगा अपन को, लड़ने का मतलब वो वाला लड़ना नहीं, ये वाला लड़ना, है ना। तो ईचू यशा नाम तालु, ध्यान दो, ईचू यशा नाम तालु। बात करें अगर वो ज्यादा बोलता है तो उससे बोल दो ईचू यशा नाम तालु। उसको थोड़ी समझाना है, पैसे तो अपने लगे हैं, उसको क्यों समझाना भाई, उसको थोड़ी समझाना है, खुद को समझना है कि कोई नहीं, कि हम तो उच्चारण स्थानों की बात कर रहे थे साहब, कोई बात नहीं, हम तो बोल देंगे, उच्चारण स्थानों के बारे में बातें हो रही थी। ध्यान दो, देखो ये केवल समझने का तरीका है कि हमें याद रह जाए। देखो एक तो इसमें आ जाएगा वर्ण कौन सा, ई, जब ई आ जाएगा तो दीर्घ ई भी आ जाएगा। उसके बाद की हम बात करते हैं कौन सा, ई चू। अब चू आ रहा है यानी कि च वर्ग। अब च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं बोलिए, च, छ, ज, झ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ये 5 हो गए। इसके बाद की बात करें इसमें और क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, एक तो आ जाएगा य, और क्या जाना है इसमें, श। श भी ध्यान रखना कौन सा वाला आता है, आपको श पर विशेष ध्यान देना है, पूछा जाएगा। ध्यान दो इधर, देखो ईचो यशा नाम तालु सूत्र से हमें पता चल जाता है कि इसके अंतर्गत आने वाले जो भी वर्ण हैं वो कहां से बोले जाएंगे, किससे बोले जाएंगे, तालु से बोले जाएंगे। कहां से बोले जाएंगे, तालु। और इन वर्णों को क्या नाम दिया जाता है, तालव्य, तालव्य वर्ण नाम दिया जाता है। अब आप कहोगे साहब तालु क्या होता है, भाई बोला तो जाए लेकिन तालु क्या होता है। और सभी बच्चों का कक्षा में रहते हुए ध्यान केवल और केवल, मैंने कहा था यहां पर रहना है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों से थोड़ी सी मस्ती करी और हमारा दिमाग इधर उधर चला जाए। बता रहा हूं एग्जाम में प्रश्न आएगा ना और ऐसी जगह से आ गया तो इतना पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। एक मात्र क्वेश्चन आपकी जिंदगी खराब कर सकता है, इसलिए आप केवल ये ध्यान दें यहां पर। हाँ मैं खुद मेरी बात बता दूं, एकमात्र क्वेश्चन की वजह से आज मैं तुम्हारे बीच यहां खड़ा हूं। अभी वेटिंग में चल रहा है सेकंड ग्रेड में, क्या करें। ध्यान दो इधर, नंबर 3 की हम बात करें, नंबर 3 है जो कि हम बात करेंगे ईचु यश अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास कंठ से बोलने वाले वर्ण
ईचू यशा नाम तालु यानी कि तालु से बोलने वाले वर्ण हो जाएंगे। अब तालु का मतलब मैं बता रहा था कि तालु क्या होता है। देखो हमारी जो जिह्वा है, इस जिह्वा के ऊपर आप देखिए, आपकी जिह्वा के जस्ट ऊपर जो छत बनी हुई होती है, हो रही है से गोल गोल राउंड, जिह्वा के जस्ट ऊपर ई चू य शा नाम तालु, आपकी जिह्वा जहां बार बार जाकर के टच हो रही है, देखिए वो जो छत बनी हुई होती है वो क्या होता है, हमारा तालु होता है ना। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं, री टू रषाणाम, ऋतु रषाणाम मूर्धा, ऋतु रषाणाम मूर्धा। अगर वो ज्यादा ही नाटक कर देना, ऋतु रषाणाम मूर्धा बोल दो उससे, ऋतु रषाणाम मूर्धा, हाँ मूर्धा आ जाएगा, ध्यान दो। तो एक तो हो जाएगा हमारे पास री का मतलब हो जाएगा ऋषि, है ना, एक तो क्या बोला जाएगा मूर्धा, एक तो ऋषि बोला जाएगा। और ट वर्ग में आने वाले व्यंजन कौन से हो जाते हैं बच्चों, बताओ भाई। एक तो हो जाएगा ट, एक हो जाएगा ठ, एक हो जाएगा ड, एक हो जाएगा ढ, एक हो जाएगा ण, ट ठ ड ढ ण। ठीक है, क्या हो जाना है, ट ठ ड ढ ण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं और कौन सा व्यंजन आना है, आ जाएगा र की बात कर लेते हैं। इसके बाद श भी कौन सा आएगा, इसकी मैंने आपको बोला था कि आपको श पर विशेष ध्यान देना है कि श कौन सा लिखा जाए, है ना। तो ये हो गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा, और इन्हें कौन से वर्ण कहेंगे, मूर्धन्य वर्ण कहेंगे, मूर्धन्य वर्ण कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसा कौन सा बालक और बालिका है जिसके अभी बात समझ में नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई क्या, अच्छा आ गई तो क्या आ गई भाई, क्या बात समझ में आई, अरे भाई जवाब दो, बात समझ में आ गई तो क्या आ गई, और नहीं आई तो क्या आई, हाँ नहीं, नहीं आई तो क्या आई, मतलब क्या समझ में नहीं आई, यूं तो बताओ ना। देखो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस प्रकार से बताया जाए समझ में नहीं आए। एक बार फिर से ध्यान दो, देखो अगर हमारा ऐसा सूत्र होता है, हमें याद हो जाता है, तो इससे हमारे सारे व्यंजन वर्णों के बारे में हमें जानकारी हो गई। चलो और बात करते हैं अपन। ये तो हमारे पास हो गए कितने वर्ग, 3 वर्ग, और तीनों की हमने बात की थी। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो बच्चे लिख लें, इनको उतार लें, अभी लिख लो, साथ के साथ लिख लेंगे तो क्या होता है। पेज तो छोड़ दिया, जिसके पास नहीं लिखा हुआ है वो लिखो यार थोड़ा सा, क्योंकि जिसका पेन यहाँ चलेगा उसी का दिमाग एग्जाम में चलेगा। मैं बता रहा हूं इस चीज में कतई आप कंजूसी नहीं करें। घर वालों ने आपको भेज दिया तो बस आप भी 100% ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर दें। मूर्धा समझा रहा हूं अभी, है ना। क्या हो गया, है क्या हो गया, हाँ देखो मेरे लिखने का प्रयास ये है कि मेरे लिखने से अगर आपके दिमाग में ये चीज सेट हो जाती है ना, तो मैं 3 बार क्या, मैं बार बार लिखना पसंद करूंगा। क्योंकि यही चीजें ऐसी है कि आपको आज लग रहा है कि सर ने 3 बार लिख दिया, लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तो हो सकता है कि 3 बार लिखा हुआ भी हमारे दिमाग में फिसल जाए। तो मेरा तो प्रयास यही है कि जहां तक जैसे ज्योग्राफी पढ़ते वक्त हम पूरे नक्शे को जब तक दिमाग में नहीं बैठा लेते तब तक हमारा पढ़ना व्यर्थ हो जाता है। जब तक हमें पता नहीं रहेगा कहाँ जयपुर है, कहाँ बारा है, कहाँ कोटा है, कहाँ बूंदी है, कहाँ झुंझुनू है, कहाँ सीकर है, तब तक हमारा पढ़ना व्यर्थ है। उसी प्रकार हिंदी पढ़ते वक्त जब तक हमारी आंखों के सामने लाइनें नहीं चलती ना, तब तक हमारा पढ़ना व्यर्थ है। एक बार क्या आपको तो 10 पेज भी खराब करने पड़े ना, ऐसी चीजें लिख लिख करके याद करने में कर दो। क्योंकि जब एक एग्जाम में प्रश्न आएगा क्रॉस करते हुए, एक वर्ण नहीं देगा, 2 वर्ण नहीं देगा, 4 वर्ण देगा, चारों को मिला करके भी नीचे पूरी सारणी मिलाने के लिए बोलेगा, दिमाग चक्कर खा जाए। आप सोच रहे हो नहीं सर कर देंगे, मुझे पता है करोगे तो सही, ऐसी तो मैं भी गारंटी लेता हूं
परंतु जब आपने उस प्रश्न को किया और वहीं आप 2 मिनट खर्च कर बैठे तो फिर वो यूं मान लो कि 2 मिनट इधर खर्च किए, फिर थोड़ा सा जो कठिन प्रश्न आ गया ना वहां, तो फिर आपका वो प्रश्न छूटेगा ही छूटेगा। तो पढ़ना तो है, लेकिन कैसे पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी। भले से 10 पेज घर पे बिगाड़ दो, लेकिन वहां में 1 मिनट नहीं बिगाड़ना। वहां तो देखते ही हाँ सर ने ये बताया था, ये आंखों में आगी सारनी बनाओ, ये लो हो गया काम। इसलिए मैं बार बार प्रयास यही कर रहा हूं कि तुम्हें यहां दिखाया जाए। मुझे पता है कर तो लोगे, लेकिन हमें समय का ध्यान रखना है। आजकल के जो प्रश्न आते हैं उनको समझने में टाइम लग जाता है। 3 बार क्रॉस मिलाओगे, नहीं ये गलत हो गया यार इसके साथ नहीं, फिर ये लो टाइम हो गया। हाँ टोटल एमसीक्यू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेशन को जैसे अपने कक्षा 10th में या फिर छोटी कक्षाओं में जैसे एक कहानी पढ़ी थी जिसको क्रम से जमाना रहता था, उनका क्रम तोड़ करके आजकल पैटर्न बन गया, उसका क्रम तोड़ करके दे दिया जाएगा आप लोगों के सामने और पूछा जाएगा इस परिभाषा को क्रम से जमाइए, फिर अ ब स द ब स द ग, ऐसे प्रकार इस प्रकार से ऑप्शन बना करके देगा और आपको कंप्लीट करनी रहेगी वो डेफिनेशन। और जब तक कंप्लीट नहीं होगी एक छोटी सी गलती आपके नंबर माइनस करा जाएगी। ठीक है, इसलिए दिल थाम के बैठिए। मैं तो कहता हूं कि जो लिखाया जाता है उसको भले से पागल हो जाओ, 10-10 पेज फाड़ दो, लेकिन यो मान लो कि जो एग्जाम में प्रश्न पत्र आ जाए ये बोल दो अरे ये तो पढ़ रखा है, इसकी काई की टेंशन, ये तो मैं करके बता दूं अभी। आ रही है बात समझ में? हाँ आगे चलते हैं अपन। अगला जो हमारा उच्चारण स्थान रहेगा वो रहेगा, अच्छा एक बार फिर समझा दें, बिल्कुल एक बार समझा देंगे दोबारा। देखो यहां पर हमारे पास होता है उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात अ और आ, क वर्ग पूरा का पूरा और ह और विसर्ग, इन सभी जो भी वर्ण आ रहे हैं, भले से वो व्यंजन हो भले वो स्वर हो, इन सभी व्यंजन और स्वरों का उच्चारण स्थान कहा जाएगा कंठ। और इस सूत्र को याद करने से हमें ये सारे वर्णों की जानकारी हो जाती है कि इसमें क्या क्या आ जाएगा। एक तो अ आ जाएगा और क्या आ जाएगा आ, उसके बाद आ जाएगा क वर्ग जिसमें ख ख ग घ य आ जाएगा। और इन वर्णों को कहा जाता है, क्या वर्ण कहा जाता है, कंठ वर्ण कहा जाता है। इनका उच्चारण स्थान कहा जाएगा कंठ और इन्हें क्या कहा जाएगा, कंठे वर्ण कहा जाएगा। उसके बाद की बात करें, ईचू यशानाम तालु, ईचू 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 यशानाम तालु, ईचू यशा नाम तालु यानी ई आ जाएगा तो दीर्घ ई भी आ जाएगा। चू की बात करी तो च वर्ग आ जाएगा और च वर्ग में आने वाले 5 वर्ण आ जाएंगे। उसके बाद की बात करें, इसके अंतर्गत यह भी आता है और श भी आता है। श का ध्यान रखना कि ये तालु वाले वर्ण हैं, इसीलिए इस स को भी तालव्य शकार कहा जाता है। सारे वर्णों को क्या कहा जाएगा, तालव्य वर्ण कहा जाएगा। हाँ सोल्व होंगे ही सही, इन्हीं के लिए तो बनाया गया है। हाँ तो मिलेंगे ही सही, बिल्कुल मिलेंगे साहब, मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे। देखो फिर हमारे पास आ जाता है, देखो मैंने बात की थी री टू रसाणाम, ऋतु रसाणाम क्या हो जाएगा, मूर्धा। अरे मुर्दा की बात नहीं कर रहे हम, मूर्धा की बात कर रहे हैं। आपका प्रश्न बनना चाहिए कि साहब ये मूर्धा क्या होता है, हमें ये समझाओ तो सही कि मूर्धा क्या होता है। बहुत सारी देर हो गई आप मूर्धा मूर्धा कर रहे हो, बताइए मूर्धा क्या होता है। देखो ऐसे वर्ण जिनको बोलते हुए हमारी जिह्वा ऊपर की ओर हल्की सी मुड़ जाती है, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। आप बोल करके देखें, क्या री वर्ण बोलने से, क्या ट वर्ग बोलने से और क्या र और श बोलने से आपकी जिह्वा ऊपर की ओर नहीं मुड़ रही। ध्यान दो, देखो री 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 बोलना मत, कोशिश करो, री जिह्वा मुड़ी ऊपर की ओर, री र मुड़ी, उसके बाद ट ट ट बोलने से पहले जिह्वा की स्थिति देखो, हमारी जिह्वा की स्थिति क्या हो रही है, बोलो, मुड़ गई ना, कहां हो रही, तालव्य में केवल टच हो रही है, तालव्य में केवल टच हो रही है। यहां पर मूर्धा यानी कि उसमें जीभ हल्की सी ऊपर और मुड़ रही है। हाँ 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 है ना। उसके बाद अरे मशीनें हैं, मशीनों में कोई खराबी नहीं हो सकती, ये तो सभी के पास है, समस्या ही नहीं है। तो उसके बाद री हो गया, ट वर्ग हो गया, इन सभी को क्या कहा जाएगा, मूर्धन्य कहा जाएगा, मूर्धन्य वर्ण कहा जाएगा। अब आइए बात करते हैं अपन ऋतु लसानाम दंता। पता नहीं गुरुजी क्या क्या बोल रहे हो आप, पता ही नहीं है।
लेकिन बाद में जरूर समझ में आ जाता है हमें, लेकिन पहले तो जाने क्या क्या बोल देते हो। तो बात कर लेते हैं अपन किसकी, देखो हो जाता है हमारे पास ली तू ल सा नाम दंता, ऋतु लसा नाम दंता, बिल्कुल पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। सुनो, हाँ देखो ऋतु लसा नाम दंता, ध्यान दीजिए, देखो इसमें आने वाले कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा लरी, ध्यान देना आपसे ये लरी वाला प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, क्योंकि ये संस्कृत से संबंधित है। कोई बात नहीं, फिर भी आ रहा है जानकारी में तो ले लेते हैं। कहां से पूछा जाता है भाई, ये ऋतु लसानाम दंता, इसका उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा, दंता कहलाएगा, दंत कहलाएगा, है ना। उसके बाद बात करते हैं तू, तू का मतलब क्या होता है, त वर्ग, और त वर्ग में कौन कौन से वर्ण गिने जाते हैं, त थ द ध न, तथ दध न, आई क्या बात समझ में, तथ दध न। उसके बाद बात करें हम, क्या आ जाएगा, ल आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ल, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, स, कौन सा स आएगा, इस प्रकार का आएगा। इन सभी को हम क्या कहें, कहां से बोलते हैं, दंता, दंता, इनका उच्चारण स्थान है दंता, और इन वर्णों को क्या कहते हैं, दंते वर्ण कहते हैं, दंते कहा जाता है, दंते व्यंजन कहते हैं। आ रही है क्या बातें समझ में। और नंबर 5 की हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारे पास उपु पद्मानिया नाम, उपु पद्मानिया नाम औष्ठ, औष्ठ, ध्यान रखना। हमारे पास एक तो हो जाता है उ, जब उ आ जाएगा तो दीर्घ उ भी आ जाएगा। उसके बाद की बात करें हो जाएगा हमारे पास प वर्ग। अब प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं प्यारे बच्चों, बताइए। प से हो जाएगा प, फ, ब, भ, म, प फ ब भ म, ये सारे के सारे कहां से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। अरे अगर हमारे ओष्ठ यानी होठ नहीं होते तो शायद हम इन वर्णों को भी नहीं बोल पाते। है किसी में हिम्मत कि बिना अपने होठ मिलाए मम्मी और पापा बोल सके, करिए कोशिश, क्या बोल सकते हो। यही तो कारण है कि उनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, अर्थात इन वर्णों को बोलते समय हमें होठों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। चलो बताइए, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने कहा आपसे इन वर्णों को जिह्वा क्रियाशीलता के आधार पर क्या नाम दिया जाता है, बताइए। घर पे कौन पढ़ता है, देखें। इन वर्णों को जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ओष्ठ वर्ण नहीं कहा। अरे जिह्वा की क्रियाशीलता की बात कर रहा हूं, हाँ, और ठीक है, कहां से बोले जाते हैं, पश्च भाग से। चलो और बताइए, मैंने आप लोगों से बात की थी कि ओष्ठों की स्थिति के आधार पर इसको कहां से बोला जाएगा, क्या नाम दिया जाता है, वर्तुलाकार, क्या नाम दिया जाता है, वर्तुलाकार, या फिर कहेंगे इन्हें वृत्तमुखी स्वर, क्या कहा जाता है, वृत्तमुखी स्वर। बात समझ में आ रही है, यानी कि ऐसे प्रश्न वो हमारे से बना देगा। ध्यान दो, ये भी पूछेगा, देखो प्रश्न कैसे बनाएगा, देखना। एक तो प्रश्न बनेगा, निम्न में से वृत्तमुखी, निम्न में से वृत्तमुखी स्वर, दंती वर्ण, निम्न में से वृत्तमुखी स्वर दंते वर्ण। उसके बाद की बात करें हम विवृत स्वर, उसके बाद की बात करें
कंठे, कंठे वर्ण वर्ण कौन से हैं? इस प्रकार से एक प्रश्न बना दिया। देखो प्रश्न तो क्या है, एक ही है। इस प्रकार के प्रश्न यही पैटर्न रहता है अभी वर्तमान समय में जो चल रहा है। देखो हमें केवल कितना याद करना था, एक। हमने तो सोचा यही था कि एक प्रश्न आएगा दे देंगे जवाब, लेकिन यहाँ कितने याद करने हो गए अब, तब जाकर के कितना मिलेगा, एक प्रश्न राइट होगा। देखो याद क्या हो, हमें सारे तो वर्गीकरण याद हो, हमें सारे उच्चारण स्थान याद हो, हमें सारे मुख आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण याद हो, उच्चारण स्थान भी याद हो, तब जाकर के एक प्रश्न सही मिलेगा। उसमें ऑप्शन भी देगा आपको, किस प्रकार से देगा बताइए। अ में हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ए आई, ऐसे ए आई, ए आई का, और हो जाएगा जैसे अ। इस प्रकार से वो हमारे पास ब स द, इस प्रकार से बना करके देगा, जिसमें दे देगा उ त आ ओ औ च म। इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ये कैसे होगा? क्योंकि वृत्तमुखी बिल्कुल माना हमने, फिर उसके बाद दंते बिल्कुल माना, उसके बाद विवृत, हाँ जी, उसके बाद एकदम सही है। आप इसको यहाँ पर प्रश्न को अपनी कॉपी में ऐसा कैसे उतार दें, हाँ छाप दो, हाँ। और ध्यान रखना ऐसे ही प्रश्न बन करके आएंगे। हर सोचा कि तुमने मेवाला निभाऊं, हरे रे नाना। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, एचु यशानाम तालु, रेटु रसाणाम मूर्धा, लेतु लशानाम दंता, ओपु पद्माना, ओपु पद्मानिया नाम औष्टः। हाँ, जिनको याद नहीं होता बोल भी सकते हैं। हाँ स्पीड थोड़ी तेज रखें आप, क्योंकि हमें अभी इसके बाद वाला भी पढ़ना है। वर्गीकरण जो है हमारा अगला जो वर्गीकरण आता है प्यारे बच्चों, वो आता है कि अभी इसके बारे में बात करेंगे ना अपन, औष्ठ्य वर्ण। इसको पूरा नहीं लिखा है अपन ने, पहले प्रश्न लिखे आप। और ध्यान रखो ये जो प्रश्न में लिखा देता हूं ना, इन प्रश्नों को आप घर पे भी देखा करो, ताकि इन प्रश्नों की जानकारी आपको हो जाएगी। तो मैं एग्जाम में जो प्रश्न बना करके दूंगा आपको टेस्ट पेपर में, इसी प्रकार के प्रश्न दूंगा। हैं? अरे द इनमें से कोई नहीं लिख दो ना, वो तो अपने ऊपर है। सही वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, बाकी तो कोई सही बनाए, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी अभी की बात है, बाद में तो मैं बना ही दूंगा। अगर मैं प्रश्न करूं उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है, तो कौन सा हो जाएगा? उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य है? तालव्य मैंने बोल दिया, च छ प न। बताओ कौन सा हो जाएगा? हाँ, तो उसमें देगा अ और ब, स और द, ब और ग, ऐसे बना करके देगा। बस आपको यही तो दिमाग में पकड़ के रखना है कि क्या कहां पर गलत हो गया, बस उसी को पकड़ कर हमारा आंसर। आजकल एक वाला तो पूछता ही नहीं है, मुश्किल से कम तो दो रखेगा वो आपके सामने, अ और ब, स और द, अ और द, अ और स, ऐसे बना करके। तो आपको हाँ तीन 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 तो हाँ
मैं बताऊं वो इसलिए था ना कि स्वर, मैंने ये कहा था कि स्वरों को व्यंजनों के साथ ही लिखेंगे, इस चक्कर में आप लोगों को उस टाइम मैंने चर्चा नहीं की थी। लेकिन जब अब आपके सामने सारी बात ओपन है तो आराम से आपसे भले से अ पूछा जाए, ई पूछा जाए, भले से उ पूछा जाए, आराम से आप उनका उच्चारण स्थान बता सकते हैं, है ना। देखो जब तक आपके पास जानकारी नहीं है तब तो आप उसको कुछ करो ही मत, लेकिन अब आपके पास जानकारी होगी, अब तो वर्ण आ जाए तो आपका दिमाग, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। और जिसके दिमाग में यहाँ भी घंटी नहीं बजी, मैं गारंटी देता हूं उसके दिमाग में वहां भी घंटी नहीं बजेगी। इसलिए आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठता है तो उसकी घंटी बजनी चाहिए, है ना। चलो बात कर लेते हैं अपन इसके बाद की। देखो आपके पास हो जाता है एक तो प वर्ग और प फ ब भ म, इन सभी को कहां से बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है बच्चों? ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है ना, ओष्ठ से बोला जाता है। और इन्हें कौन सा वर्ण कहते हैं? ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं, इन्हें कहा जाता है ओष्ठ्य वर्ण। नंबर 6 की बात करें तो नंबर में 6 में आ जाएगा हमारे पास वकारस्य दंतोष्ठ। किसकी बात करेंगे? वकारस्य दंतोष्ठ, यानी एकमात्र ऐसा वर्ण, एकमात्र ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण स्थान क्या क्या होता है? दंत भी होता है और ओष्ठ भी होता है। वो व्यंजन वर्ण कौन सा है? वह है वकारस्य दंतोष्ठ। इसके बाद की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास अभी कौन कौन से व्यंजन वर्ण बाकी हो जाते हैं साहब बताइए? ए दय तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, बताइए ए दे तो कंठ तालु किसे कहते हैं? ए दे तो कंठ तालु बताओ, कंठ से और तालु से बोले जाने वाले वर्ण बताइए। एक तो हो जाएगा ए, एक क्या हो जाएगा? आई, ए नी, ए आई, क्या हो जाएगा? ए आई। देखो ए दे तो हो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु का मतलब क्या होता है? नहीं आई बात समझ में? ए दे तो कंठ तालु का मतलब क्या होता है? अरे ये कैसे आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? ए दे तो कंठ तालु कैसे आया मेरे को समझा के बताओ। हैं? अ प्लस ई की बात करें इसलिए वो आ जाता है हमारे पास ए दे तो कंठ तालु, है ना। और इन्हें कौन सा वर्ण कह देंगे अपन? कौन सा वर्ण कहेंगे? कंठ तालु, तालव्य वर्ण कहेंगे। कौन सा वर्ण कहेंगे? तालव्य वर्ण कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कौन से स्वर बच जाते हैं बताइए? हाँ ध्यान दो, जैसे हो जाता है ऐसे यहां देखो, ओ दौ तो, ओ दौ तो कंठ, कंठोष्ठ। हाँ इसमें आ जाएगा हमारे पास ओ और हो जाएगा औ, इसकी बात कर ली हमने, है ना। ओ और औ हो जाएगा। और इसके बाद आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए कि इनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा, तो ये हो जाएगा कंठ तालव्य। इसको क्या कह देंगे अपन? कंठ कंठोष्ठे, कंठोष्ठे। देखो एक और बात आती है, यहां नंबर नहीं लगाएंगे, नंबर नहीं लगाएंगे, फिर भी एक नाम और आता है वर्तस्य व्यंजन। वर्तस्य व्यंजन, देखो इसका नाम बहुत अलग है। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? पर्सनली पूछा जाता है निम्न में से वर्तस्य व्यंजन होगा। अब आप कहोगे हाँ देखो इसको सबसे पहले गिना जाता है वर्तस्य, इसको बोला जाएगा। हाँ इसके बाद गिना जाता है, किसके बाद? किसके बाद गिना जाता है? त के बाद वत्सर्य बोलूं? वत्सर्य, चलो कोई बात नहीं, इसकी जानकारी हम अगली कक्षा में करेंगे कि कैसे बोला जाए। मैं वर्ण विश्लेषण कराऊंगा आपसे, और वर्ण विश्लेषण में कहाँ आता है फिर अपन इसकी बात करेंगे। कोई डाउट नहीं है, जो भी इसे डाउट है इन सभी को क्लियर करेंगे अपन, निश्चिंत रहो आप। मैं आपको क्या करूंगा? पूरा पोस्टमार्टम करके बताऊंगा, पोस्टमार्टम करके बताऊंगा। देखो कैसे, जैसे व आ गया,
व में अ आ गया, उसके बाद क्या लिखा जाए, उसके बाद आ जाएगा र, उसके बाद आ जाएगा त, उसके बाद आ जाएगा स, उसके बाद आ जाएगा क्या, य और अ। ये उसका पोस्टमार्टम है भाई साहब। विश्लेषण, वर्ण विश्लेषण, वर्ण विश्लेषण है। तो अब इनको जोड़ेंगे, व र त स य, और जोड़ो व। इस रमेश जी से बोलो भैया गाड़ी में जगह नहीं है, पीछे जाके लटक जाओ। तो त स र और पीछे लटका दो, जो भी आधा र आता है उसको गाड़ी के पीछे ही पीछे लटका दिया जाता है। आ गई बात समझ में? फिर आ जाएगी जब मैं वर्ण विश्लेषण कराऊंगा, फिर आप लोग अपने हाथों से बनाओगे, फिर भूल जाओगे कि कहाँ आएगा। ओके, हाँ बाद में बात करेंगे। तो ये हो जाएगा, लेकिन हम बात कर रहे थे किसकी, वत्सर्य व्यंजन। वत्सर्य व्यंजन, वर्तस्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं भाई, वर्तस्य व्यंजन। वर्तस्य व्यंजनों की बात करें तो हो जाएगा न ल र स ज। एक तो हो जाएगा हमारे पास न ल र स ज। आप तो कहोगे साहब कि ये वर्ण तो हमने लिख ही लिए, फिर आप इनको कैसे नाम दे रहे हो, है ना। देखो मैंने कहा न ल र स ज, इन वर्णों को वर्तस्य व्यंजन कहा जाता है। जी हाँ, इन वर्णों को क्या कहा जाता है, वर्तस्य व्यंजन कहा जाता है। डेफिनेटली पक्का है, आपसे प्रश्न पूछा जाए निम्न में से वर्तस्य व्यंजन नहीं होगा, चार तो ये दे देंगे, एक दूसरा दे देंगे, वही हो जाएगा, है ना। परंतु इनका उच्चारण स्थान अगर वहां पर वर्तस्य न दे करके फिर पूछ लिया जाए कि न का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो अपने आप इनके वर्ग में गिना जाएगा। भाई कौन सा वर्ग है इसका, कौन सा वर्ग है न का, अरे त वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, त थ द द न, इसका कौन सा वर्ग है, ऋतु लशा नाम दंता, ऋतु ल ल ल लशा नाम दंता, इसका कौन सा वर्ग है, और ऋतु रषणाम मूर्धा कौन सा है, हाँ तो इनके वर्ग में गिना जाएगा। अगर कहा ऑप्शन में क्या नहीं देता है, वो वर्तस्य नहीं देता है। तो आई बात समझ में? मैं विशेष करके नोट लिखाऊंगा भाई, समझाने की, जो समझा दिया उसी को नोट भी लगा करके लिखाऊंगा। अरे मैं एग्जाम तक आपको ऐसी की ऐसी एनर्जी वाला रखना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने आज लिखाया कल भूल गए। आप तो जिस दिन भी पढ़ोगे मेरे द्वारा लिखाए गए नोट को, उस दिन भी आपको यही स्थिति याद हो जाएगी। हाँ सर नहीं क्या कहा था, एक बार आप वर्त से लिख करके और इन वर्णों को उतार लें, आप पांचों को जो भी है। मैं बता दूं आपको कि वर्तस्य का मतलब होता है मसूड़े। मसूड़े जो दांतों के ऊपर परत है, उनसे बोले जाने वाले वर्ण है ये। मैं अभी लिखा देता हूं आपको, है ना। पहले आप इनको लिख लिया हो तो आप क्या करेंगे, एक जो है हिंदी में बोलते हैं उसे नोट, हिंदी में बोलते हैं उसे विशेष, आपके इंग्लिश में बोला जाता है नोट। तो आप नोट लिखो तो नोट लिख लें, आप विशेष लिखो तो विशेष लिख लें, है ना। बाकी इस एक नोट को आप अच्छे से डाल लें। क्या लिखना था, लिखूं क्या, लिख दूं दोबारा, देखो आप यहां पर विशेष डाल करके और लिख देंगे, देखो विशेष, यहां लिखना वर्तस्य मसूड़ी, ये लिख दो, लिख दो। वर्तस्य व्यंजनों को पहले, वर्तस्य व्यंजनों को पहले उनके वर्ग, पहले उनके वर्ग में गिना जाता है, पहले उनके वर्ग में गिना जाता है, पहले उनके वर्ग में क्या किया जाता है, गिना जाता है। यदि विकल्प में वर्ग नहीं दिया, यदि
विकल्प में वर्ग नहीं दिया गया हो, यदि विकल्प में वर्ग नहीं दिया गया हो तो फिर वर्तस्य में गिना जाएगा, तो फिर वर्तस्य में गिना जाएगा। तो फिर वर्तस्य में गिना जाएगा। ये हमारे उच्चारण स्थानों की बातें थी और अभी तक मैं आशा आप लोगों से करता हूं कि शायद उच्चारण स्थान में से तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। होगा क्या? हो भी सकता है गुरुजी, अभी तो कोई आशा भी नहीं है ना। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, अब एक थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, देखें आप लोगों का जवाब क्या क्या रहने वाला है। आपके दिमाग को मैं इधर से उधर लेके चलने की कोशिश करता हूं, है ना। तो हम बात कर लेते हैं। हाँ तो बताइए, मैं आपसे कहूं कि बताइए जो व वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या रहने वाला है? हाँ क्या क्या होगा? मैं तो केवल उच्चारण स्थान पूछ रहा हूं, सूत्र आप अपने हिसाब से घर पे रखो। दंतोष्ठ, हम इसका उच्चारण स्थान क्या कर देंगे? दंतोष्ठ कर देंगे। क्या कर देंगे? दंतोष्ठ कर देंगे। क्या सही है? अरे सही है। चलो अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कौन सा वर्ण कहा जाता है, ये कौन सा वर्ण कहा जाता है? व्यंजन वर्ण तो कहा जाएगा, अंतस्थ कहा जाता है, ऊष्म कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, या संयुक्त व्यंजन कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनको किसमें गिना जाता है? अंतस्थ में गिना जाता है। य र ल व गिना जाता है अंतस्थ के अंतर्गत, तो बिल्कुल अंतस्थ के अंतर्गत गिना जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतस्थ के अंतर्गत भी गिना जाएगा। उच्चारण स्थान पूछ लिया जाए तो दंतोष्ठ भी रहेगा। हैं, आ गई बात समझ में? चलो और बात ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पूछ लिया आपसे कि श, इस स का उच्चारण स्थान क्या रहने वाला है? स का उच्चारण स्थान क्या रहने वाला है? तो प्यारे बच्चों बताइए, स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? हाँ क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धा। इसी के साथ आज की हम आपकी कक्षा को विराम देते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कक्षा बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग एक बार घर पे जाकर के इसका रिवीजन करें और प्रयास ये करें कि अपने साथी मित्रों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाने की कोशिश करें। आपको अपेक्स कंपटीशन क्लासेस के द्वारा बहुत ही शानदार 12 में पहली बार इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम कक्षाएं उपलब्ध कराई जा रही है, तो इसका लुत्फ उठाएं। आप अपने साथी मित्रों को भी लेकर के आएं। ठीक है, धन्यवाद।